Hello everyone, the hardly welcome to our YouTube channel C Sansar. I'm speaking the Stella from the C Sansar. And also today we are going to talk about the topic of the Foreign Exchange Management Act 1999. And it's our pleasure to welcome our sir, the CA Mohit Garg. And thank you so much sir for today joining us and giving a valuable time. And also, before beginning, I wanted to tell you, those who are watching us and follow, that the like and subscribe and comment, and do not forget to hit the bell icon to get a more information from our side and also the latest update. So, I would like to invite to sir just join us and also talk about our topic today. Over to me. Yes, sir. थैंक यू। तो जैसे कि हमारा आईसीआई भी किसी भी सेमिनार को या सेशन को शुरू करने से पहले एक सरस्वती वंदना करता है, तो चार लाइनें मैं भी जो है हमारे सेशन को शुरू करने से पहले आज पढ़ना चाहता हूँ माँ सरस्वती के लिए। कि माँ सरस्वती तेरे चरणों में हमारा नमन है, तुझसे ही शुरू हो हर शुभ कर्म और जतन है। तेरी वाणी के स्वर से जीवन को नई राह मिले और तेरे आशीष से खिले हर दिल में सच्ची चाह। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का हमारा जो सेशन है वो शुरू करेंगे। और ये नीड ऑफ द आवर भी है, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जो कि आए हुए तो लगभग 25 साल हो गए हैं, परंतु सुर्खियों में अगर हम देखें तो ये रिसेंट पास्ट से है, क्योंकि फेमा जो है वो लिंक्ड होता है पीएमएलए से, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से भी लिंक होता है, और इसका लिंक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी होता है। इसका लिंक आपका जीएसटी, इनकम टैक्स, तो सभी तरीके के स्टैट्यूटरी जो हमारे एक्ट्स हैं सबसे इस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का कहीं ना कहीं लिंक रहता है। और जब हम डायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम पढ़ते हैं तो वो सारा का सारा जो है वो भी फेमा के साथ इनडायरेक्टली डायरेक्टली लिंक रहता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए आज का, और हम इसमें ब्रॉडली इसके ब्रीफ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो मेजर मेजर सेक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और दो सेक्शंस के बारे में तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेकर के एक बार हम इसका ब्रीफिंग ले लेते हैं कि ये ब्रॉड फ्रेमवर्क है क्या। तो देखिए, इससे पहले ना एक एक्ट होता था जिसको बोलते थे फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और इसने उसको रिप्लेस कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया। अब क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सिर्फ एक शब्द का अंतर आया, परंतु इससे देखा जाए तो बहुत बड़े चेंजेस जून 1, 2000 से लागू किए गए, जिसको हम फेमा 1999 के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं फेमा और फेरा, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ और क्यों फेमा आया फेरा को रिप्लेस करके, तो मैं छोटे छोटे 5 पॉइंट्स में आपको ये समझा सकता हूं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि जो फेरा था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व करें, यानी कि हम अपने पास फॉरेन एक्सचेंज बचा करके रखें, और उसी विजन के साथ फेरा ने काम किया। परंतु फेमा फेमा कहता है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इसलिए दोनों का बिल्कुल ही डिफरेंट विजन था, और इसलिए फेमा आया। पहला मुख्य कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण हम ये बताते हैं कि देखिए, जो फेरा था वो चलता था सिटीजनशिप के हिसाब से, यानी अगर मेरे को फेरा के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है तो मैं देखूंगा क्या, व्यक्ति की सिटीजनशिप। बट द कंसेप्ट इज टोटली डिफरेंशिएट इन फेमा। वहां हम देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, लाइक इनकम टैक्स एक्ट वी सी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन टू मेक इट एलिजिबल फॉर फेमा और नॉट। तो एक दूसरा मुख्य कारण जो है फेरा और फेमा का हमारा ये हो गया। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि जो फेरा एक्ट था सर वो स्ट्रिक्ट ज्यादा था, और फेमा जो है वो कम स्ट्रिक्टनेस को फॉलो करता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि फेरा जो है वो एक लाइन लिखता था, अनलेस परमिटेड ऑल ट्रांजैक्शंस आर प्रोहिबिटेड, यानी कि जब तक हम परमिशन ना दे दें तब तक सारी की सारा लेन देन जो है वो प्रोहिबिट है। फॉरेन करेंसी में आप कुछ नहीं कर सकते विदाउट परमिशन अंडर फेरा। अब बात करते हैं फेमा की।
फेमा कहता है कि ऑल ट्रांजेक्शन आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। फेमा बोलता है जी हम सब कुछ करो, लेकिन हम मना कर देंगे ये काम मत करो। तो हम देख सकते हैं कि मोर इलेबोरेटिव, मोर फ्रीडम फेमा के अंदर मिला। तो फेरा और फेमा इस मायने में भी एक मेजर डिफरेंस रखते हैं। एक वर्ड हम सबने सुना होगा, एक वर्ड आता था मेंसरिया। मेंसरिया करके एक वर्ड होता है जिसका डिक्शनरी मीनिंग होता है गिल्टी माइंड। यानी कि सरकार अगर आपने ये काम किया तो आपको दोषी की नजर से देखेगी, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा। और ये होता था फेरा के अंदर। फेरा में गिल्टी माइंड की प्रिजम्पशन हमेशा एग्जिस्ट करती थी, लेकिन फेमा में ये प्रिजम्पशन एग्जिस्ट नहीं करती है। और एक और मुख्य कारण जो कि फेरा और फेमा में अंतर को पैदा करता है वो है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। यानी कि कानून प्रक्रिया से किसी भी ऑफेंस का समझौता वो फेरा में नहीं हो सकता था, परंतु फेमा में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का इन्होंने प्रोविजन रखा। तो ऐसे करके हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिफॉर्म था फॉरेन मैनेजमेंट के अंदर, फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट के अंदर, जिसको कि फेमा के द्वारा लाया गया। तो ये जो छोटी छोटी बातें लिखी हैं कि फेमा के रूल्स रेगुलेशंस और एम क्या था, ये तो हमने ब्रॉडली एक तरीके से डिस्कस कर लिया। अब सर ये जो कानून है, जो हम फेमा एक एक्ट को पढ़ते हैं, इसमें सर कितने सेक्शन है? तो इसमें एक देखा जाए तो 49 सेक्शंस का इस एक्ट है, और इसको हमने कैटेगराइज कर दिया। पहला सेक्शन आपकी एप्लीकेशन की बात करेगा, दूसरा सेक्शन बात करेगा कि डेफिनेशन, हम जो मेजर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आज के टाइम में प्रैक्टिकली हमें देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, जिसके लिए हम फेमा की बुक उठाते हैं, उसको आज हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पर जरूर देखेंगे। फिर हम 3 से लेकर 9 तक के जो सेक्शन है वो बात करते हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो हम ये कुछ प्रोविजंस हैं 3 से लेकर 9 तक, जिसमें कि दो मुख्य सेक्शन, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, जो कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के हैं, उनको विस्तार पूर्वक देखेंगे। क्योंकि सारा का सारा जो सेंटर ऑफ एक्ट है वो यहीं पर बेस्ड है कि आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है, और इनका मीनिंग हम डेफिनेशन में देख लेंगे। फिर बात करेंगे हम दो सेक्शन की, 10, 11, 12, जो कि प्रोविजन रिलेटेड टू ऑथराइज्ड पर्सन, ये क्या कहते हैं ये हम पढ़ेंगे। और फिर हम बात कर लेंगे कि इसमें पेनल्टीज का क्या सीन है, और उसके बाद हम बात कर लेंगे इसमें अपील, एडजुडिकेशन और ईडी का इसमें क्या रोल है। और जो लास्ट के 10 सेक्शन है वो मिसलेनियस प्रोविजन है, वो इतने ज्यादा काम नहीं आते। इन एडिशन टू दिस सेक्शंस हम यह भी देखेंगे कि इसमें हम दो रूल्स पढ़ेंगे। एक रूल्स जो कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, जिनको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000, और एक हम देखेंगे रेगुलेशन जो कि सरकार ने लाया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, और जिसका नाम रखा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस 2000। तो ये दो चीजें भी हम साथ में कवर अप करके चलेंगे। तो लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम एक्ट को कवर करने का ही आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो हम बारीकियों में तो नहीं जाएंगे, परंतु ब्रॉडली हमें कंसेप्ट समझ में आ जाए कि फेमा का है क्या और ये किस तरीके से प्रैक्टिकली वर्क करता है, उसके लिए आज हम अपनी वीडियो को लेकर के आए हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सर कि एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताओ आप कि एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो देखिए सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी कानून अगर भारत में बने तो भारत पर लागू होगा, यानी कि एक्सटेंड टू होल्ड ऑफ इंडिया तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा आप 3 चीजें याद कर लीजिए, ब्रांच, आपका कोई ऑफिस या आपकी कोई एजेंसी इंडिया के बाहर भी है और वो ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, PRI। और हम डेफिनेशन में सबसे पहले PRI की डेफिनेशन को ही कवर करेंगे। अब पूरे भारत पे तो लगेगा, यदि भारत के बाहर भी कोई ब्रांच, ऑफिस, एजेंसी है, BOA है, और अगर वो ओन्ड यानी कि मालिकाना या कंट्रोल बाय PRI है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, फेमा को कि उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी को मान लेंगे। तो अब हमारा जो दूसरा मुद्दा है कि PRI कौन है सर, क्योंकि फॉरेन एंटिटी को ओन या कंट्रोल अगर PRI करता है तभी फेमा एप्लीकेबल है। तो हम पहले PRI की एक डेफिनेशन को देख लेते हैं सर, है ना, कि PRI क्या है सर, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कौन, क्योंकि अगर ये फॉरेन
किसी भी ब्रांच ऑफिस एजेंसी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा या फिर ओन करेगा, दोनों में से कुछ भी करेगा, तो हम क्या कर देंगे, फेमा को एप्लीकेबल कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि जब हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ हमारे जो सीएस होते हैं उन्हें सबने, प्रोफेशनल्स ने सबने इनकम टैक्स में एक महारत अपनी हासिल करी होती है, और हम उसमें सेक्शन 6 जो होता है रेजिडेंशियल स्टेटस का, वो जरूर पढ़ते हैं, जो कि आपको सिंपल एक बात बताता है कि सर अगर आप भारत में 182 दिन या उससे ज्यादा रहे तो आप रेजिडेंट हो जाओगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट। यहां पर फेमा में स्लाइड चेंज हो गया। क्या हो गया, पहली लाइन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया मोर देन 182 डेज, मैं जोर दे के बोल रहा हूं, मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड, उसको छोड़ देते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, आपको पीआरआई होने के लिए पहली कंडीशन क्या लगेगी, मोर देन 182 डेज, और यहां पर इनकम टैक्स एक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर किसी व्यक्ति ने 182 दिन पूरे करे तो वो रेजिडेंट कहलाएगा इनकम टैक्स में, परंतु रेजिडेंट नहीं कहलाएगा फेमा में, क्योंकि सिर्फ 182 दिन हुए हैं। तो इट इज मैंडेटरी कि आप 182 दिन से ज्यादा रुको, यानी कि आप 183 डेज पूरे करो, तभी आप फेमा के अंदर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहलाओगे। तो जब भी हम कानून की किताब पढ़ते हैं और हम मेजोरिटीज केसेस में ये देखते हैं कि फेमा एप्लीकेबिलिटी के दौरान ये एक इशू आता है, और ये सिंपल शब्दों में क्लियर है कि 182 दिन तक इनकम टैक्स में तो रेजिडेंट हो, पर फेमा में रेजिडेंट तब कहलाओगे जब 182 दिन से ज्यादा का वक्त आप इंडिया में रखोगे। अब इसमें पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप पीआरआई तब कहलाओगे जब 182 दिन से ज्यादा आप पूरे करोगे भारत में। पर इसमें कुछ चीजें इन्होंने हटा दी, कुछ चीजें इन्होंने बोला कि हम इनको इंक्लूड नहीं करते। किस किस को इंक्लूड नहीं करते, तो देखिए ये कहता है person who has gone out of India or who stays out of India in either case for taking up employment, carrying on outside India a business or vocation outside India, or for any purpose indicating intention to stay outside India for an uncertain period। नहीं आई सर समझ में बात, इसको मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर गया 3 मकसद के लिए, 3 कारणों से अगर वो भारत से बाहर जाता है, तो पहला कारण है एम्प्लॉयमेंट, कि अगर सर आप एम्प्लॉयमेंट करने के लिए जाते हो तो चलेगा, यानी कि हम आपको पीआरआई नहीं मानेंगे। अगर आप विदेश गए एम्प्लॉयमेंट करने के लिए तो हम पीआरआई नहीं मानेंगे, पीआरआई की डेफिनेशन से बाहर कर देंगे। दूसरा, अगर आप बिजनेस के लिए गए हो, धंधा करने के लिए गए हो, कहाँ गए हो, फॉरेन में गए हो, तो भी पीआरआई नहीं मानेंगे। और तीसरा, अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आपको ही नहीं पता कितने समय के लिए आप जा रहे हो, तो इन तीनों केसेस में हम आपको क्या नहीं मानेंगे, पीआरआई नहीं मानेंगे। अगर कोई व्यक्ति बाहर से, इंडिया के बाहर से भारत में आया और वही 3 कारणों के लिए आया, भारत में नौकरी करने के लिए आया, धंधा करने के लिए आया, या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए आया, तो उसको हम पीआरआई मान लेंगे। जरूरी नहीं कि वो पीआरआई हो सकता है कि वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो, परंतु भारत में आया है, भारत में विजिट किया उसने और 3 मुख्य कारणों से किया, तो हम उसको पीआरआई मान लेंगे। फिर मैं एक बार सिंपल शब्दों में बोल देता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है हमारे फेमा एक्ट की, इसी के ऊपर हमारा आगे का फेमा एक्ट चलता है। अगर आपने 182 दिन भारत में पूरे कर दिए और उससे ज्यादा कर दिए, तब आप जाकर के पीआरआई आप बन जाएंगे और कुछ नहीं देखने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर आपने बाहर से आप आए हो इंडिया में 3 कारणों के लिए, एम्प्लॉयमेंट, और आप आए हो बिजनेस के लिए और अनसर्टेन टाइम के लिए, तब आपको क्या मान लिया जाएगा, पीआरआई मान लिया जाएगा। और अगर आप भारत के हो और बाहर गए हो 3 कारणों के लिए, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और अनसर्टेन टाइम, तब आपको पीआरआई नहीं मानेंगे, यानी पीआरआई में हम आपको काउंट नहीं करेंगे। ये बात किसकी हुई, ये बात हुई सर इंडिविजुअल की। अब कोई कंपनी है, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो उन केसेस पर, कोई एलएलपी है तो उन केसेस पर कैसे करेंगे, कोई एचयूएफ है तो उस बेसिस पर कैसे करेंगे। तो वहां पर इन्होंने सिंपल सा बोल दिया भैया कि अगर आप इंडिया में रजिस्टर्ड हो, आपका इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है, तो आप पीआरआई हो। इंडिया के बाहर हुआ है तो आप क्या हो, पीआरआई नहीं हो, सिंपल सी बात। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आपका बाहर कोई एंटिटी यानी कि ब्रांच ऑफिस एजेंसी है और वो ओन एंड कंट्रोल्ड बाय इंडियन पर्सन है, अगर कोई इंडियन पर्सन उसको कंट्रोल कर रहा है या ओन भी कर रहा है,
तो भी आप पीआरआई की डेफिनेशन में आ जाओगे। सर एग्जाम्पल से समझाओ, ऐसे समझ में नहीं आता। तो अब हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सिंपल सी बात, फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेन की कंपनी है XYZ INC। XYZ INC फॉरेन की कंपनी है, और उसका फॉरेन की दूसरी कंपनी ABC में अपना होल्डिंग है, यानी कि वो उसकी मालिक है ABC की, वो भी फॉरेन की है। XYZ भी फॉरेन की है और ABC भी फॉरेन की है। और XYZ की एक और कंपनी बी लिमिटेड, वो इंडिया में है, और बी लिमिटेड ही कंट्रोल करती है ABC को। तो क्योंकि बी लिमिटेड इंडिया की कंपनी है और कंट्रोल कर रही है ब्रांच जो कि आउटसाइड है ABC को, तो ABC को भी हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया यानी कि PRI मान लेंगे, क्योंकि कंट्रोल बाय एनी इंडियन एंटिटी है वो। दूसरी बात, अगर इसी एग्जांपल में देखें तो XYZ जो कि बाहर की कंपनी है, क्या सर उसको मान लेंगे PRI? उसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो बाहर की कंपनी है, कोई ब्रांच ऑफिस या एजेंसी नहीं है। ब्रांच ऑफिस एजेंसी किसको मान रहे हैं? ABC को मान रहे हैं। तो XYZ आउटसाइडर कंपनी है, इसलिए उस पर PRI नहीं मानेंगे। तो मेरे को लगता है कि PRI की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई है। PRI की डेफिनेशन जब हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं तो PRI की डेफिनेशन के बाद हम बात कर लेते हैं एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन की। RBI ने एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन करी है। वो क्या करी है, यहाँ पर मेंशन नहीं है इसलिए मैं वर्बली बताना चाहूंगा कि कोई स्टूडेंट अगर हायर स्टडीज के लिए विदेश में जाता है, कोई स्टूडेंट अगर हायर स्टडीज के लिए विदेश में जाता है, तो RBI कहता है कि उसको एज ए एम्प्लॉयमेंट ट्रीट करो। और एज ए एम्प्लॉयमेंट ट्रीट करने का मतलब, वो पर्सन इंडिया का है और बाहर गया है स्टडी करने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट ट्रीट करोगे तो PRI की डेफिनेशन से आउट कर दो। और PRI की डेफिनेशन से आउट कर दोगे तो फेमा नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको समझ में आ गई पॉइंट क्या है, कि हायर स्टडीज के लिए कोई बच्चा अगर बाहर जाएगा, पढ़ने जाएगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मान लिया जाएगा। और क्यों मान लिया जाएगा? क्योंकि हमने पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन से बाहर करना है, और जैसे ही बाहर करेंगे फेमा की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये क्लैरिफिकेशन RBI ने कर दी थी, क्योंकि बहुत सारे इस पे क्वेश्चन अराइज हो गए थे। अगला, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। भी सिंपल सी बात है, जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है वो हो गया पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो जो PRI नहीं है उसको क्या बोल देंगे? PROI। क्या बोल देंगे? PROI। अब नॉन रेजिडेंट इंडियन ये कौन होता है भैया? तो नॉन रेजिडेंट इंडियन सिंपल सा बोल दिया, जो भारत का सिटीजन नहीं है या इंडियन ओरिजिन का सिटीजन नहीं है। इंडियन ओरिजिन का सिटीजन का मतलब उसके पेरेंट्स इंडिया से नहीं Sir, है। your voice is not audible. अब आ रही है मेरी आवाज? Yes, हेलो? yes, yes, हाँ। तो yes. नॉन रेजिडेंट इंडियन की हम बात कर रहे थे। इससे पहले हमने पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया देख लिया, कि जो PRI नहीं है सर वो PROI हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट इंडियन में सिंपल कहते हैं जी, जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, जो बाहर का सिटीजन है, उसको NRI बोलेंगे। और इंडियन ओरिजिन का मतलब उसके पेरेंट्स, आइदर ऑफ इट्स पेरेंट इज नॉट एन इंडियन, उसको भी क्या बोल देंगे? NRI बोल देंगे। ठीक है। तो ये हो सकता है कि कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन फेमा के लिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो जाए, क्योंकि अगर वो 182 दिन से ज्यादा भारत में रह गए तो हम तो उसको PRI मान लेंगे और उस पर फेमा एप्लीकेबल कर देंगे। इसलिए ये बिग डिफरेंस है, सिटीजनशिप का कोई लेना देना नहीं है। हम देखेंगे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है तो फेमा है, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो फेमा नहीं है। सिंपल सी बात थी। इसके बाद हम अगली चर्चा जो करेंगे वो हम बात करेंगे कि सर एक सेक्शन 3 है, हम इसको अभी होल्ड पे लेकर के चल रहे हैं, और एक सेक्शन 4 है, अभी हम इसको भी होल्ड पे लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन बतानी है। तो हम एक डेफिनेशन अभी देखेंगे, जो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास है, वो एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। पहले देखेंगे सर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होती है। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में दो हिस्से हैं। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में दो हिस्से हैं। एक तो वो कहता है जो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गई। और दूसरी बात वो क्या बोलता है कि अगर मैं इस जनरल लाइन को ना छेड़ूं, वो लिखता है कि
ऊपर दी हुई जनरल लाइन को अगर ना छेड़े, यानी कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है तो करंट तो है, उसके बाद चार उसने स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन दे दी कि ये चार ट्रांजेक्शन करोगे तो ये भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आ जाएगी। आप हमारे यहाँ स्लाइड पे राइट साइड में पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में उसको सिंप्लीफाइड पहले ही कर देता हूँ तो रीडिंग करके नहीं करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अगर आपने पेमेंट करी इन रिलेशन टू फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो अगर आपने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा उसके रिगार्डिंग कोई भी पेमेंट आप कर रहे हो तो हम उसको करंट अकाउंट मान लेंगे, सीधा सा हिसाब है। दूसरा वो ये कहता है कि अगर आपने कोई बैंक से शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी ली है, यानी कि आपने कोई शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी ली है बैंक से, तो हम उसको क्या मान लेंगे, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। हालांकि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है, पर क्योंकि सेक्शन ने क्लियरली बता दिया तो डीम्ड हो गया, तो इसलिए अब हम इसको क्या मान लेंगे, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, अगर मैंने शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटी या क्रेडिट फैसिलिटी ली है तो। और ये दोनों एक ही पॉइंट में लिख रखे हैं, तो इसलिए मैं दूसरा बात बताऊं कि अगर हमने किसी लोन पर ब्याज दिया, अगर हमने लोन लिया तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो गया क्योंकि हमने लोन लिया है, और अगर उस पर ब्याज देंगे तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो जाएगा क्योंकि रिवेन्यू नेचर का है वो। तो ये तो सिंपल सी बात थी। सिमिलरली अगर हमने कोई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया फॉरेन में, तो वो तो हो गया कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, और अगर हमको डिविडेंड मिलता है उस पर, वो हो गया रिवेन्यू नेचर का, वो हो जाएगा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ये स्पेसिफिकली सेक्शन के अंदर मेंशन्ड है 2J के अंदर। अब अगली बात ये कहते हैं जी, कोई अगर आपने लिविंग एक्सपेंडिचर किया और उसके लिए पेमेंट भेजी फॉरेन में, मैंने मेरे फादर को भेज दी, मेरी स्पाउस को भेज दी, मेरे बच्चों को भेज दी, तो अगर मैंने फॉरेन में कोई पेमेंट भेजी और लिविंग एक्सपेंडिचर के लिए भेजी है उनके, तो वो भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आ जाएगी। वो एग्जाम्प्ट होगी, टैक्सेबल होगी, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। फेमा के अंदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है उसकी बात कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट जो चौथा पॉइंट है, उन्होंने तीन चीज बता दी, अगर आप ट्रैवल पे, मेडिकल पे और एजुकेशन पे कोई भी पैसा खर्च रहे हो तो वो सारा का सारा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में गिना जाएगा। अमाउंट से कोई मतलब नहीं है सर 20 लाख दिए, 50 लाख दिए, 1 करोड़ दिए, नहीं। अगर आपने ट्रैवल, मेडिकल और एजुकेशन TME पे पैसा खर्चा तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के दो हिस्से, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन यानी कि कैपिटल अकाउंट नहीं हो तो अभी कैपिटल अकाउंट भी पढ़ेंगे क्या होता है। उसके अलावा करंट अकाउंट ने एक सिंपल सी चार बात बता दी कि अगर आप ये चार खर्चे कर रहे हो, फॉरेन ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन या डिविडेंड ऑन शेयर ले रहे हो, अगर आप कोई लिविंग खर्चा कर रहे हो अपने फैमिली को दे रहे हो, और अगर आपने TME यानी कि ट्रैवल, मेडिकल और एजुकेशन पे खर्चा किया, तो ये सारा का सारा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हुआ। अब बात कर लेते हैं सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन तो बिल्कुल ही सिंपल सी चीज बोल रखी है, बिल्कुल ही सिंपल सी चीज। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से पहले मैं बताऊं, हमने PRI और PROI दोनों पढ़ लिया। PRI क्या था, PRI कौन था, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, है ना, जो कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, और NRI PRI हो सकता है। और PROI कौन था, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो PRI में नहीं फंसेगा उसको हम PROI मान लेंगे। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या कहता है, ध्यान से समझना, और इसमें एक स्लाइड आपको सस्पेंस भी मिलेगा जो कि मैं अभी क्लियर करता हूं, तो इस पे ध्यान देने वाली बात है। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, यानी कि भारत का कोई व्यक्ति है, और किसी भी ट्रांजैक्शन से उसकी आउटसाइड इंडिया की एसेट लाइबिलिटी क्या हो रही है, अल्टर हो रही है, एनी चेंज प्लस और माइनस, अगर उसकी विदेश की किसी भी एसेट लाइबिलिटी में प्लस या माइनस हो रहा है, और विभक्ति क्या है, PRI है, और प्रॉपर्टी कहाँ की छिड़ रही है, एसेट लाइबिलिटी कहाँ की छिड़ रही है, वो है विदेश की, भारत से बाहर की, तो हम उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मानेंगे। और अगर उसकी बाहर की कोई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी उससे अफेक्ट हो रही है तो भी उसको हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मान लेंगे। ये एक बड़ी बात है, कैसे बड़ी बात है अभी समझ में आएगा। तो PRI के केस में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है कि विदेश में मेरी एसेट लाइबिलिटी या कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी अगर क्या हो जाए, अल्टर हो जाए किसी भी ट्रांजेक्शन से, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर ली विदेश में, तो मेरी प्रॉपर्टी प्लस हो गई, तो वो मेरे लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो जाएगी। मैंने कोई गारंटी दे दी विदेश के अंदर, किसी के लोन के ऊपर मैंने गारंटी दे दी, तो मेरी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, भविष्य में अराइज हो सकती है, इसलिए वो भी मेरे लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। अब मैं बात करता हूँ PROI के केस में। सर PROI के केस में क्या होगा, वो कहता है PROI मतलब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया,
तो अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से उसकी इंडियन एसेट लायबिलिटी अल्टर हो रही है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अगर पीआरओआई की किसी भी ट्रांजैक्शन से इंडिया की क्या हो रही है, एसेट लायबिलिटी अल्टर हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। यहां पर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की बात नहीं करता, यहां पर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की बात नहीं करता। यानी पीआरओआई ने अगर कोई गारंटी इंडिया में दी तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे उसको। तो ये था एक मेजर डिफरेंस पीआरआई और पीआरओआई की कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बीच में। तो आई थिंक कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी हमारे लिए हमारे को क्लियर हो गया है ना। अब हमें को एक डेफिनेशन देखनी है ऑथराइज्ड पर्सन की। तो मैं देखूं इसमें ऑथराइज्ड पर्सन मैंने नहीं लिखा है, तो मैं वैसे बता देता हूँ, क्योंकि ऑथराइज्ड पर्सन आप आने वाले समय में काफी सुनेंगे। तो हम एक बारी ऑथराइज्ड पर्सन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। ऑथराइज्ड पर्सन का मतलब सिंपल सा है, कोई मनी चेंजर है, कोई डीलर है, यानी कि बैंक होता है जैसे फॉरेन करेंसी में जो डील करते हैं, कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट यानी कि विदेश में यदि मेरी बैंक की कोई यूनिट है तो वो हो जाएगी। और अगर सेक्शन 10 में आप देखेंगे, सेक्शन 10 में अगर आरबीआई जिसको ऑथराइज कर दे वो क्या बन सकता है, ऑथराइज पर्सन बन सकता है। तो यहां तक भी मेरे को लगता है क्लियर है। सेक्शन 10 जो है वो ऑथराइज पर्सन के बारे में बताता है हमारे को। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 3 छोटा सेक्शन पर इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। और ये सीधा सीधा मना करने वाली बात करता है, ये सीधा सीधा मना करने वाली बात करता है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, मैं सिंपल भाषा में नोट करके लाया हूं तो मैं उसको उस हिसाब से पढ़ता हूँ। कोई भी व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता विदाउट ऑथराइज्ड पर्सन। यानी कि आपको कोई डीलर, कोई मनी चेंजर, कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट या सेक्शन 10 वाला कोई ऑथराइज्ड पर्सन चाहिए, वो ही फॉरेन एक्सचेंज में आप डील कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति PROI पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के क्रेडिट में पैसे नहीं दे सकता। देखिए सेकंड पॉइंट, मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। PROI यहाँ पर नॉन रेजिडेंट का मतलब है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, उसके क्रेडिट में कोई भी पैसा आप नहीं दे सकते हो, कोई भी पैसा आप उसके क्रेडिट में नहीं दे सकते हो। फिर कोई भी रिमिटेंस जो आप ले रहे हो, कोई भी पैसा जो आप बाहर से ले रहे हो, विदेश से ले रहे हो, उसके लिए इनवार्ड रेमिटेंस लेना मैंडेटरी है। इनवार्ड रेमिटेंस एक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो ही आप रेमिटेंस ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। और वो रेमिटेंस का, इनवार्ड रेमिटेंस का जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथराइज पर्सन आपको दे सकता है। तो सिंपल ऑथराइज पर्सन से ही इनवार्ड रेमिटेंस भी आपको मंगाना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं आप कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं कर सकते जिसके लिए कंसीडरेशन तो दिया इंडिया में और उसका नतीजा हो रहा है कि आप फॉरेन में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो। एग्जांपल से समझ लेते हैं, मैंने कनाडा में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का सौदा कर लिया जिसकी वैल्यू होगी 2 करोड़ इंडियन रुपीज में, और वहां के हिसाब से कैनेडियन डॉलर के हिसाब से कुछ बनेगी। और मैं इंडिया के किसी प्रॉपर्टी डीलर को या किसी व्यक्ति को उसकी कंसिडरेशन पे कर रहा हूँ इंडियन करेंसी में, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो अलाउड नहीं है। सेक्शन 3 मना कर देता है आपको। और फिर उसका खामियाजा क्या भुगतेंगे वो अपील में देख लेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अगर मेरे को इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मैं पेमेंट उसकी इंडिया में नहीं कर सकता, उसका कंसिडरेशन पेमेंट मैं इंडिया में नहीं दे सकता। तो ये 4 बात सेक्शन 3 आपको मना करता है। सेक्शन 4 ना के बराबर का एक सेक्शन है, मतलब सिर्फ एक फेमा की इज्जत बनाने के लिए कह लो, एक्ट की इज्जत बनाने के लिए डाल दिया गया। ये कहता है कि आप फेमा के दायरे में रहकर ही कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हो, फेमा के दायरे के अलावा आप फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो ये कोई खास सेक्शन नहीं है। लेकिन इसके अगले जो 2 सेक्शन हैं जिसके बारे में मैंने यहाँ पर सिर्फ हेडिंग दी है क्योंकि डाटा लिखना फिजिबल नहीं था, लेकिन मैं आसान शब्दों में इनको डिटेल से समझाऊंगा कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है। और दोस्त जो ये सेक्शन है ये आज का हमारा एक मेजर टॉपिक भी कवर करते हैं। और हमेशा इन्हीं के 2 सेक्शंस के थ्रू जो ट्रीटमेंट होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का, फेमा एप्लीकेबिलिटी का, वो बदलता है। तो हमने पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 5 जो कि बात करता है आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशन है वो तो हमने पीछे देख ली सेक्शन 2 के अंदर, जो कि कहता है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। और 4 ट्रांजैक्शन जो कि उसमें हमने देखी थी वो आप फटाफट से रिकॉल कर लेना, वो ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मानी जाएंगी।
अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन 5 ये कहता है रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है आरबीआई की कंसल्टेशन के साथ, ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे दिया। और वो रिस्ट्रिक्शन उन्होंने, वो पावर उन्होंने कैसे यूटिलाइज की, उन्होंने बनाया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। तो उन्होंने एक रूल बनाए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000, और उसमें उन्होंने 3 शेड्यूल दे दिए, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 3 शेड्यूल दे दिए और आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को इसमें विभाजित कर दिया। शेड्यूल 1 कहता है जी प्रोहिबिटेड, यानी कि शेड्यूल 1 में जो मैंने बात लिख दी, जो मैंने ट्रांजैक्शन लिख दी, वो आप कर ही नहीं सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, कोई उसके ऊपर परमिशन का चक्कर नहीं है, कुछ नहीं, आप कर ही नहीं सकते, वो प्रोहिबिट है। शेड्यूल 1 प्रोहिबिट के लिए हो गया। शेड्यूल 2 क्या कहता है सर, शेड्यूल 2 कहता है कि आप ट्रांजैक्शन करोगे शेड्यूल 2 वाली, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और नंबर 3 यानी कि शेड्यूल 3 वो कहता है कि आपको हम एक लिमिट दे देंगे, इतने पैसे तक तो आप हमारे से पूछो ही मत, सीधा सीधा ट्रांजैक्शन कर लो, इससे ऊपर जाओगे तो आरबीआई की परमिशन ले लो। तो अगर मैं बात करूं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में, ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, आरबीआई से कंसल्ट करके वो क्या लगाएगी, रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, और उस रिस्ट्रिक्शन को लगाने के लिए उन्होंने एक रूल बनाया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000। और उसमें कितने शेड्यूल है? 3 शेड्यूल है। फर्स्ट के अंदर प्रोहिबिट एक्ट है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन आप प्रोहिबिट, ये आपके लिए रहेंगी। सेक्शन 2 में ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट की ताकत से ये कर लो आप। और सेक्शन 3 में ये कहता है, शेड्यूल 3 में ये कहता है कि आप कुछ लिमिट तक तो किसी से मत पूछो, लिमिट क्रॉस करोगे तो आरबीआई से पूछ करके आप कर लेना, यानी कि आरबीआई की परमिशन वहां पर लगेगी। कुछ ट्रांजैक्शंस जो कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 में लिखी हुई हैं, उसके बारे में मैं आपको एक बार यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट ट्रैक बेसिस पे बता देता हूँ कि सर ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो कि प्रोहिबिटेड है, यानी कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो कि शेड्यूल 1 में लिखी हुई है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो कि आप कर नहीं सकते। वो ये है कि आप लॉटरी विनिंग्स जो कि आपने इंडिया में करी, इंडिया में किसी लॉटरी विनिंग्स को करी, तो उस पैसे को आप बाहर नहीं भेज सकते, वो इंडिया में ही खर्चना पड़ेगा। दूसरा है रेसिंग और राइडिंग, यानी आपने हॉर्स रेस से कोई पैसा जीता है या हॉर्स राइडिंग से कोई पैसा जीता है, तो उस पैसे को भी आप इंडिया में ही खर्च करेंगे, उसको विदेश में नहीं ले जा सकते। तीसरा, किसी पैसे से आप भारत के बाहर आउटसाइड इंडिया लॉटरी टिकट परचेज करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, यानी कि आप इंडिया के बाहर लॉटरी टिकट परचेज करना चाहते हैं तो भारत के पैसे से नहीं कर सकते। आउटसाइड इंडिया अगर मैंने कोई अर्निंग करी है उस पैसे से मैं कुछ भी करूं, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। इंडिया का पैसा आप यूज नहीं कर सकते। कहाँ नहीं कर सकते? लॉटरी टिकट खरीदने में आउटसाइड इंडिया। उसके बाद है सर बैंड मैगजीन्स या फिर फुटबॉल पूल्स, इस तरीके के क्या होते हैं, सट्टे के तरीके होते हैं जो कि आउटसाइड इंडिया लोग खरीद लेते हैं, वो भी इंडिया के पैसे से अलाउड नहीं है। भारत, आप बाहर अपना पैसा कमाओ, फॉरेन में अर्निंग करो, उस पैसे से आप जो मर्जी करो। लेकिन बैंड मैगजीन्स हो गई, फुटबॉल हो गई, पूल्स हो गए, ये आप परचेज कैसे करोगे? आप ये परचेज करोगे बाहर के पैसे से, इंडिया के पैसे से अलाउड ही नहीं है। शेड्यूल 1 में मोटा मोटा ये कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको दे रखे हैं कि जो प्रोहिबिट है। इसके अलावा एक और बात है जो कि शेड्यूल 1 में लिखी हुई है, वो लिखी हुई है एक्सपोर्ट पे कमीशन की। जो भी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, उनको मालूम होगा कि जब भी हम एक एक्सपोर्ट करते हैं तो किसी एजेंट के थ्रू करते हैं जो कि आउटसाइड इंडिया होता है, और उसको हम देते हैं कमीशन। उसको क्या देते हैं हम? कमीशन। वो कमीशन आपको अलाउड तो है, पर 2 केसेस में आप वो कमीशन भी नहीं दे सकते। पहला तो हो गया कि सर मेरी ही अपनी कोई एंटिटी या जॉइंट वेंचर है जिसमें मैंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है, और उसके लिए अगर मैं कोई कमीशन दे रहा हूं तो भारत के पैसे से नहीं दे सकता। दोबारा बता देता हूं, मेरा ही कोई जॉइंट वेंचर या मेरी ही कोई एंटिटी बाहर है तो भैया वो तो घर की बात हो गई, उसमें मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी तो ठीक है, आपने उस इन्वेस्टमेंट को एक्सपोर्ट दिखाया, पैसा यहां से गया, उस पर आप कमीशन नहीं दे सकते। उस पैसे पर भारत के पैसे से कमीशन नहीं दे सकते, बाहर के पैसे से दे सकते हो। दूसरा होता है एक अकाउंट स्कीम का नाम आपने सुना होगा, रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, रूपी स्टेट क्रेडिट रूट। ये एक एक्सपोर्ट की स्कीम है। इस स्कीम को यूज करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो केवल नाम अगर हम याद रख लें, रूपी स्टेट
क्रेडिट रूट RSCR, अगर आप इस स्कीम के तहत एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी आप कमीशन नहीं दे सकते। अगर आप इस स्कीम के तहत एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी कमीशन नहीं दे सकते, पर 2 केसेस में अलाउड है इनवॉइस का 10% तक। ऐसे कौन से 2 केस हैं जिसमें मैं एक्सपोर्ट RSCR के तहत करूं और मैं इनवॉइस का 10% तक कमीशन दे सकता हूं? वो है टी एंड टबैको, चाय और गुटखा। अगर ये आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और RSCR के तहत कर रहे हो तो आप अपने इनवॉइस का 10% तक कमीशन दे सकते हो। अदरवाइज किसी भी ट्रांजैक्शन पर आप कमीशन नहीं दे सकते, किसी भी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन पर आप कमीशन नहीं दे सकते, RSCR के तहत कर रहे हो। तो ये दोनों चीजें भी शेड्यूल 1 में लिखी हुई है। उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो कि ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रिलेवेंस नहीं रखती, इसलिए हम उसको यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। टाइम को देखते हुए हम अपने शेड्यूल 2 को देखते हैं। तो अब फटाफट से आप रिकॉल कीजिए कि शेड्यूल 2 क्या था, वो किस चीज पर पाबंदी लगाता था। तो वो कहता था सर जो ट्रांजैक्शन मैंने शेड्यूल 2 में लिख दी, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो मैंने शेड्यूल 2 में लिख दी, उस पर किसकी परमिशन चाहिएगी? फटाफट से रिकॉल कीजिए, उसमें परमिशन चाहिएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आइए कुछ ट्रांजैक्शन हम बात कर लेते हैं जो कि शेड्यूल 2 में लिखी है और उस पर कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है और कौन कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिस पर हमें उनकी परमिशन चाहिएगी। तो ये कहते हैं कि अगर आप कोई कल्चरल टूर करवा रहे हो, कहाँ करवा रहे हो? आउटसाइड इंडिया। आप कोई मर्जी हो, आप क्या करवा रहे हो? कल्चरल टूर करवा रहे हो और आउटसाइड इंडिया करवा रहे हो, तो आपको सर परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आपको क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहे हो फॉरेन प्रिंट मीडिया में, एडवर्टीजमेंट का खर्चा कहाँ कर रहे हो? फॉरेन प्रिंट मीडिया की, बाहर के आप न्यूज़ चैनल पे या एडवर्टीजमेंट कर रहे हो या बाहर के अखबारों में एडवर्टीजमेंट कर रहे हो और आप स्टेट गवर्नमेंट या PSU नहीं हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर होता है, आप स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं हो और PSU भी नहीं हो, आप अदर कोई पर्सन हो, तो आपके पास लिमिट है $10,000 तक का। $10,000 तक का तो आप कर सकते हो। इससे ऊपर के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। $10,000 तक परमिशन नहीं चाहिए, इसके बाद चाहिए। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या PSU हो तो आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कितना मर्जी एडवर्टीजमेंट में बाहर खर्चा कर दो। अब अगर आप खर्चा कर रहे हो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, इस पर कोई लिमिट नहीं है और आपके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। आप कोई मर्जी पर्सन हो सकते हो और इस पर कोई लिमिट नहीं है। आप इस पर कितना भी पैसा बाहर कर सकते हो और परमिशन लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम ग्रोथ करेंगे। सिंपल सा मतलब पर्पस डायरेक्ट वे में हमको समझ में आ रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड अगर बढ़ता है हमारा तो ऐसी चीजों को प्रमोट करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो ये एक्सेप्शन दिया हुआ है शेड्यूल 2 के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में देखते हैं, वो है फ्रेट ऑफ वेसल। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपने कोई वेसल हायर किया इंपोर्ट करने के लिए और आप उसका भाड़ा दे रहे हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट से क्या लेना पड़ता है? परमिशन लेना पड़ता है। और आमतौर पर जो कस्टम एजेंट होते हैं वो ये परमिशन लेकर के रखते हैं। तो ये भी एक शेड्यूल 2 में है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें परमिशन लेना होता है मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट से, अगर आप फ्रेट ऑफ वेसल अगर आपने बुक किया है तो। अगर आप कोई मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एजेंट है, MMTA, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एजेंट कौन होते हैं सर? वो लोग होते हैं जो एक से ज्यादा वेसल्स को अपने पास रखते हैं और वो अपने एजेंट को उस पर क्या देते हैं? पेमेंट देते हैं। तो ये बोलता है शेड्यूल 2 कि आपको उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा और उसके बाद आप वो अपनी पेमेंट कर सकते हो। और वो एजेंट कहाँ का होता है सर? वो आउटसाइड इंडिया का होता है। उसके बाद भी इसमें और भी 2 4 5 चीजें हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। प्राइज मनी अगर आपने कोई पे करी है स्पोर्ट्स के लिए आउटसाइड इंडिया या आपने कोई स्पॉन्सरशिप करी है आउटसाइड इंडिया, तो आप 100K यानी कि $1,00,000 तक तो आपको अलाउड है। उसके ऊपर जाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD से आपको लेनी पड़ेगी परमिशन। उसके ऊपर क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। लेकिन अगर आप नेशनल एंटिटी हो, इंटरनेशनल बॉडी हो या स्टेट बॉडी हो जो कि
ऑफिशियली स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी हो, कोई इंडिविजुअल हो और आप कह रहे हो कि जी मैं प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप या डोनेशन कर रहा हूँ, तो वहां पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अगर आप कर रहे हो तो उसमें लिमिट है $1 लाख की। इससे ऊपर जाओगे तो HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से एक लास्ट जो मैं बताना चाहता हूँ, शेड्यूल 2 में एक चीज है, वो है प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। ये प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब क्या होता है कि जैसे मैं फॉरेन ट्रेड कर रहा हूँ, तो एक ग्लोबली संस्था बनी हुई है जो कहती है कि हम यहाँ के व्यापारियों को सेफ रखेंगे, उनका पैसा इंश्योर करेंगे, ताकि कोई पैसा मना करता है तो वो वहाँ कंप्लेंट करके पैसा निकलवाने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे क्लब की अगर मैं कोई मेंबरशिप फीस ले रहा हूँ तो मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से परमिशन लेना पड़ेगा भैया। अगर मैं उसकी मेंबरशिप ले रहा हूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से परमिशन लेकर के मैं कोई प्रोटेक्शन और इंडेमनिटी क्लब की मेंबरशिप ले सकता हूँ, अदरवाइज नहीं ले सकते आप। तो ये दूसरी चीजें थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ आप कर सकते हो। अंतिम शेड्यूल नंबर 3 मैंने क्या बताया था कैसे कर सकते हो, तो मैंने बताया था कि कुछ पैसे तक तो छूट है, खुली छूट कि इतनी लिमिट तक तो आप जो मर्जी करो। जैसे ही आप इसके ऊपर जाओगे तो RBI से परमिशन लेना पड़ेगा, सीधा सा मतलब। तो अब हम बात कर लेते हैं शेड्यूल 3 की। तो शेड्यूल 3 क्या बोलता है सर? शेड्यूल 3 बोलता है कि अगर आप कोई इंडिविजुअल हो और आप कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो, यानी अदर देन इंडिविजुअल, तो दो केस में डिवाइड कर देता हूँ। इंडिविजुअल हो, आप किसी प्राइवेट विजिट के लिए जाते हो, डोनेशन करने जाते हो, इमिग्रेशन यानी कि शिफ्टिंग आउटसाइड इंडिया के लिए जाते हो, स्टडीज करने जाते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, किसी भी कारण से जाओ, आप $2.5 लाख तक पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत बड़ी अमाउंट है, $2.5 लाख, $2.5 लाख तक आपको पूछने की जरूरत नहीं है। और ये लिमिट पर इंडिविजुअल है। घर में 4 जने गए तो $10 लाख तक खर्च सकते हो, लेकिन पर इंडिविजुअल लिमिट देखा जाएगा, क्युमुलेटिव नहीं देख सकते हो आप। तो इंडिविजुअल के केस में इन्होंने दे दिया $2.5 लाख का लिमिट। और मैं इन एडिशन एक बात बता दूं जिसमें हम बहुत जनरली देखते हैं कि लोग चूक जाते हैं। भैया जो 2.5 लाख की लिमिट है ना, वो 2.5 लाख की लिमिट दे रखी है करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। यानी मान लो मैंने कोई लोन भी ले लिया, $1.5 लाख का मैंने लोन ले लिया, तो अब मैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पर मैक्सिमम $1 लाख ही खर्च सकता हूँ विदाउट परमिशन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन दोनों का टोटल करके हम क्या देखेंगे, लिमिट को देखेंगे, जो कि $2.5 लाख की हमको इस सेक्शन में दे रखी है। यहां तक बात समझ में आ गई? इससे ऊपर जाने पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, RBI की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सर 2.5 लाख से ऊपर जाऊंगा तो RBI की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, लेकिन एक दो एग्जम्पशन ऐसी भी है जहां पर RBI की अप्रूवल आपको नहीं लेनी पड़ेगी। देखो, अगर आप जा रहे हो 3 पर्पज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो आप, सॉरी इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो आप, स्टडी करने जा रहे हो और मेडिकल फैसिलिटी के लिए जा रहे हो। 3, इमिग्रेशन यानी कि मैं शिफ्ट होना चाह रहा हूँ, दूसरा स्टडी पर्पज के लिए, और तीसरा मेडिकल पर्पज के लिए। तो मान लो मेडिकल पर्पज के लिए गए और हॉस्पिटल ने डिमांड कर ली जी आपका खर्चा तो $4 लाख का आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो, वहां की यूनिवर्सिटी कह रही है जी $3 लाख का खर्चा आएगा, डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं $3 लाख का खर्चा आएगा, तो कोई जरूरत नहीं है, परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। आप शिफ्ट होने के लिए जा रहे हो, वहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे पैसे ज्यादा मांग रही है डॉलर के अंदर, तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इस केस में RBI से आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। एक और, ये तो एक एग्जम्पशन हो गया कि जहां पर मेरे को RBI से परमिशन नहीं लेनी, मैं 2.5 लाख से ज्यादा भी पैसे खर्च सकता हूँ। दूसरा है कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है और वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, पर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जा रहा है, 3 साल तक के लिए मैक्सिमम। अगर आप 3 साल तक के लिए PRI हो और बाहर जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो जो आपकी नेट सैलरी है उतना आप खर्चा विदेश में कर सकते हो। अब किसी की सैलरी $5 लाख की है तो खर्च सकता है, उसमें परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। परंतु कंडीशन क्या है, मैक्सिमम 3 साल तक के लिए आप जा रहे हो, 3 साल में आप क्या आ जाओगे, वापस आ जाओगे। तो ये एक विचारणीय बात थी जो कि शेड्यूल 3 में लिखी गई है। अब तो हमने बात कर दी सर इंडिविजुअल की, कि सिंपल सी बात है कि $2.5 लाख तक आप कितना भी खर्चा करो, उससे ज्यादा अगर आपको करना है तो RBI की परमिशन ले लो।
और अगर आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो, स्टडी के लिए जा रहे हो या मेडिकल के लिए जा रहे हो तो कोई लिमिट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो 3 साल तक के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, खर्चा आप कितना भी कर सकते हो। बात करते हैं सर आर्टिफिशियल पर्सन। इसके आर्टिफिशियल पर्सन पे ये कानून क्या कहता है, यानी कि शेड्यूल 3 में कब आर्टिफिशियल पर्सन को आरबीआई से परमिशन लेंगे। तो देखो यहाँ पर 2.5 लाख की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर अलग तरीके से है, यहाँ पर केस टू केस है। वो कहता है कि अगर कोई कंपनी या कोई आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि कोई एलएलपी, कोई कंपनी, कोई एचयूएफ ये कहते हैं कि मेरे को बाहर डोनेशन करना है, गिफ्ट करना है, किसी स्कूल को मैं एजुकेशन के लिए पैसे देना चाहता हूँ बढ़ाने के लिए, तो सिंपल सा सरकार एक बात बोलती है, अगर आप फॉरेन रिवेन्यू कमा रहे हो, फॉरेन करेंसी आप अर्न कर रहे हो तो खर्चा कर लो, अदरवाइज नहीं करने देंगे। तो उसके लिए उन्होंने लिमिट कैसे बनाई, ध्यान से समझना। उन्होंने बोला कि आपका पिछले 3 सालों में, लास्ट 3 इयर्स में जितना भी फॉरेन अर्निंग हुआ है उसका आप 1% ले लो। पिछले 3 सालों में जितना भी फॉरेन पैसा आपने कमाया, फॉरेन अर्निंग आपका हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज से आपका जितना भी प्लस हुआ है वो सारा का 1% ले लो। या फिर $5 मिलियन, बिग अमाउंट, $5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, यानी कि $50 लाख तक, दोनों में से जो कम होगा, दोनों में से जो कम होगा। यानी कि अगर मान लो मैंने पिछले 3 सालों में कोई फॉरेन अर्निंग नहीं करी तो मैं डोनेशन भी नहीं कर सकता, गिफ्ट भी नहीं दे सकता। अगर मैंने अर्निंग करी और मैंने कर दी 15 मिलियन की तो मैं $5 मिलियन तक ही क्या कर सकता हूँ, डोनेशन कर सकता हूँ। इससे ज्यादा करनी पड़ेगी तो आप आरबीआई से परमिशन लीजिए। तो यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट। अगला, अगर मैंने कोई इंडिया के बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करी और उसके लिए आप क्या दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, उसके लिए क्या दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, तो वहां पर ये कहता है कि आप 5% ऑफ इनवर्ड रिमिटेंस, 5% ऑफ इनवर्ड रिमिटेंस, जितना भी आपको पैसा भारत में मिलेगा उसका 5% या फिर $25,000 जो भी हायर होगा वो दे सकते हो। यानी कि मान लो आपको कोई इनवर्ड रिमिटेंस नहीं हुआ है उस साल में, लेकिन आप $25,000 तक कमीशन दे सकते हो अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर परचेज कर रहे हो। तो इतना उन्होंने अलाउ किया, इससे ज्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। अब एक अगली चीज, आप कोई कंपनी हो भारत की और आपने भारत के बाहर से कंसल्टेंसी फीस ली है, कंसल्टेंसी सर्विस ली है किसी प्रोफेशनल की, और वो दो तरीके की हो सकती है, या तो वो होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या फिर अदर किसी भी कैटेगरी के लिए। अगर तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो इन्होंने लिखा $10 मिलियन, इन्होंने कितना लिखा, $10 मिलियन। और अगर अदर किसी भी कैटेगरी के लिए तो $1 मिलियन, 1 मिलियन और 10 मिलियन। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है तो 10 मिलियन और अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 1 मिलियन। अगर आपने कोई कंसल्टेंसी ली है कहाँ से, आउटसाइड इंडिया से, तो यहाँ तक आपको अलाउड है, अदरवाइज आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और ये सारी बात जो मैं कर रहा हूँ ये आर्टिफिशियल पर्सन की कर रहा हूँ, इंडिविजुअल का चैप्टर मैं क्लोज कर चुका हूँ। अब अगली बात, मान लीजिए मैंने विदेश में कोई कंपनी खोल ली, मेरी अपनी कंपनी खोली, और उस कंपनी के लिए मैंने कुछ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर कर दिए, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर करे, तो वो खर्चे भी आप इंडिया से बाहर पेमेंट करोगे उनका, तो कहाँ तक अलाउड है। तो ये कहते हैं कि 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना मैंने इसमें इक्विटी लगाया है उसका 5%, या फिर $1 लाख तक, विच एवर इज हायर, यानी कि $1 लाख तक तो आपको अलाउड है ही है। अगर आपका 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा बनता है, 2 लाख बनता है, तो आप $2 लाख तक बिना पूछे कर लो खर्चा, 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट तक अलाउड कर रखा है, या फिर $1 लाख तक अलाउड कर रखा है। इससे ऊपर जाओगे तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 दोनों में परमिशन चाहिए। शेड्यूल 2 में तो ₹1 की भी ट्रांजेक्शन करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो, जो मैंने ट्रांजेक्शन बताई। और शेड्यूल 3 में क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से परमिशन लेना है आफ्टर अ सर्टेन लिमिट। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रैक्टिकली हम जनरली देखते हैं। आपने सुना होगा आरएफसी अकाउंट। आरएफसी अकाउंट क्या होता है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। और एक आपने सुना होगा ईईएफसी अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, ईईएफसी, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। दो अकाउंट बताए मैंने, कौन कौन से, आरएफसी अकाउंट और एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये दोनों से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको लिमिट नहीं देखनी। ये मैं आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन के लिए बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल के लिए नहीं बोल रहा हूँ।
अगर आर्टिफिशियल पर्सन एपी यानी कि कंपनी, एलएलपी, एचयूएफ, कोई पार्टी, अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर आरएफसी अकाउंट और ईईएफसी अकाउंट से ट्रांजैक्शन करती है तो कहीं कोई लिमिट देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ईईएफसी के अंदर 3 काम पर आपको लिमिट देखनी पड़ेगी। ईईएफसी से ट्रांजैक्शन पे 3 काम पे तो लिमिट फिर भी देखनी है, एज वेल भी देखनी है, और ईईएफसी में 3 चीजों पर फिर भी देखनी है। वो कौन कौन से हैं? एक तो प्रोटेक्शन इंडेमनिटी बॉन्ड जो मैंने बताया था, कमीशन की जो हमने बात करी थी, और प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर की जो हमने बात करी थी। इन 3 चीजों में आरएफसी से पेमेंट करोगे तो कोई लिमिट नहीं है, अदरवाइज जो नॉर्मल लिमिट है वो लिमिट देखेंगे, और उसके ऊपर जाएंगे तो आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ तक का मेरे हिसाब से बिल्कुल हम क्रिस्टल क्लियर पॉइंट टू पॉइंट करके चल रहे हैं, है ना। इसमें एक और बात बता देता हूँ, शेड्यूल 3 के अंदर ही ये कहते हैं कि अगर आरबीआई का एक क्लैरिफिकेशन है, ये शेड्यूल 3 में नहीं लिखा है, आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर आप विजिट के लिए गए बाहर, इंडिया से बाहर, और आपके पास कोई इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट 2.5 लाख से ज्यादा है, इंडिविजुअल के केस में बता रहा हूँ, तो फिर क्या करें भैया, क्या परमिशन लेने आएंगे? नहीं। उस केस में जितनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उतना आप खर्चा बिना परमिशन के कर लो। 5 लाख का क्रेडिट कार्ड है डॉलर का, तो $5 लाख आप बगैर परमिशन खर्च सकते हो। ये आरबीआई की क्लैरिफिकेशन आपके पास है। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक 3 लाइन की समरी दे देता हूं। 3 लाइन की समरी सिंपल सी है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पे सेंट्रल गवर्नमेंट रोक लगाएगी आरबीआई की कंसल्टेशन के साथ, और उस रोक को लगाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000 उन्होंने बनाया, और उसमें 3 शेड्यूल डाल दिए। शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड, शेड्यूल 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ परमिशन के साथ, और शेड्यूल 3 में कुछ लिमिट दे दी। लिमिट से ऊपर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई की। 2 अकाउंट, आरएफसी अकाउंट और ईईएफसी अकाउंट। आरएफसी अकाउंट रेजिडेंशियल फॉरेन करेंसी अकाउंट, और एक्सचेंज अर्निंग फॉरेन करेंसी अकाउंट, इन दोनों से करोगे तो कोई लिमिट नहीं देखनी। लेकिन ईईएफसी में 3 में लिमिट फिर भी देखनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन इंडेमनिटी की बात करी थी हमने, कमीशन की बात करी थी हमने, और हमारा जो लास्ट पॉइंट था इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वहां पर भी हमको लिमिट देखनी पड़ेगी। जो हमने शेड्यूल 3 में मॉनेटरी लिमिटेड देखी तो इंडिविजुअल के केस में $2.5 लाख तक थी। अगर आप $2.5 लाख से ऊपर जाओगे तो परमिशन लेनी है। लेकिन अगर आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो, स्टडी के लिए जा रहे हो, या फिर अगर आप जा रहे हो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो नहीं देखने की रिक्वायरमेंट है। उस केस में आप ज़्यादा भी बिना परमिशन के कर सकते हो, ऑथराइज पर्सन आपको ऑथराइज कर देगा, आपको आरबीआई से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। और आर्टिफिशियल पर्सन में हमने देखा कि अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग लिमिट थी। जैसे डोनेशन में हमने लिमिट देख ली थी, डोनेशन के अंदर आपकी लिमिट थी $50 मिलियन, $50 लाख, यानी कि $5 मिलियन, और 1% पिछले 3 साल का आपका फॉरेन अर्निंग का 1% ले लेंगे, जो भी लोअर होगा। बाकी अदर 2 केस थे, जो कि कमीशन का केस था और उन केस था, उसमें हायर लिमिट लगा रखी थी। तो लिमिट से ऊपर जाने पे परमिशन लेना है, अंडर द लिमिट आपको परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, वो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बस थोड़ा सा रह गया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हमारे 5-10 मिनट लेगा, और फिर बाकी के जो हमारे हैं पेनल्टीज और अपील, ये 5-10 मिनट के हैं, और उसके बाद हमारा जो है समाप्ति की ओर चलेंगे। तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। जब हमने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इतना देख लिया तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी 5 मिनट में देख लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सर। हमने पढ़ा था पीआरआई के केस में जो बाहर की एसेट को अल्टर कर दे, इंक्लूडिंग कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज, और पीआरओआई के केस में भारत की एसेट लाइबिलिटी को अल्टर कर दे, वो होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसमें भी फर्दर 2 हमने विभाजित कर दिया। एक उन्होंने बोला डेप्ट, डेप्ट का मतलब लोन वगैरह कोई है तो, और एक उन्होंने बोल दिया नॉन डेप्ट, यानी कि कोई इक्विटी ट्रांजैक्शन है तो वो। डेप्ट के केस में ये कहते हैं कि आरबीआई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, लोन के केस में तो आरबीआई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है सीजी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से। लेकिन नॉन डेप्ट के केस में या इक्विटी के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा आरबीआई की कंसल्टेशन से। तो देख रहे हो किस तरीके से इनडायरेक्टली इन्होंने एक दूसरे को पावर दी है। डेट के केस में आरबीआई के पास पावर है, और इक्विटी के केस में आपके पास पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब 2 ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि कैपिटल अकाउंट नेचर की है, लेकिन कोई प्रोहिबिशन उनकी पेमेंट पर नहीं है। ना सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, ना स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, ना आपका आरबीआई लगाएगा।
कौन कौन सी दो ट्रांजेक्शन है कि अगर हमने कोई रीपेमेंट ऑफ लोन करना है, कोई रीपेमेंट ऑफ लोन करना है, तो भैया जब तुमने लोन ले लिया तो रीपेमेंट भी तुम करोगे, तो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी मर्जी भी कर सकते हो। और अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी थी पहले फॉरेन में और उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई, कम हो गई, उसको फिलअप करने के लिए अगर आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ रही है तो वो भी आप कितनी भी कर सकते हो, वहां पर कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। तो सर अब मॉनेटरी लिमिट है कहाँ कहाँ पर, वो देखना जरूरी है। उससे पहले मैं सेक्शन 6 का क्लोज नंबर 4 आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। वो बात करते हैं PRI, पर्सन रेजिडेंट इंडिया, अगर विदेश में फॉरेन करेंसी लेना चाहता है, फॉरेन सिक्योरिटी लेना चाहता है या इमूवेबल प्रॉपर्टी लेना चाहता है, फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ लेना चाहता है, विदेश में लेना चाहता है, तो उसको दो ही केस उसको मिलेंगे। अगर वो इनहेरिटेंस का है, यानी कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो फॉरेन करेंसी है मेरे को सत्ता में मिल रही है, तो मेरे को मिलनी चाहिए PROI से, यानी कि मेरे बाप दादा जिनसे मेरे को मिल रही है वो PROI होने चाहिए मिलने के टाइम पे, तब मैं ले सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं ले सकता। अगर मैंने वो परचेज करी, एक्वायर करी, क्या क्या एक्वायर करी, फॉरेन करेंसी हो सकती है, सिक्योरिटी हो सकती है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो लेने के टाइम पर, एक्वाइजिशन के टाइम पर मैं PROI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होना जरूरी है। अगर मैं PROI नहीं हुआ तो मेरे को नहीं लेने देंगे, वो ट्रांजेक्शन मेरे लिए पनिशेबल हो जाएगी। ध्यान से मैं रिपीट कर देता हूं, कोई व्यक्ति भारत का रहने वाला है, राम भारत का रहने वाला है, और वो विदेश में 3 चीज करना चाहता है, फॉरेन करेंसी में, फॉरेन सिक्योरिटी को या इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट डालना चाहता है, तो वो अगर इनहेरिटेंस से है तो बाप दादा PROI होने चाहिए जिससे भी इनहेरिटेंस हो रहा है। अगर खरीद रहे हैं तो खरीदने के टाइम पे PROI हो, बाद में चाहे PRI हो गया हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खरीदने के टाइम पे राम क्या होना चाहिए, PROI होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल लिटिगेशंस में मोस्ट यूजेबल सेक्शन है, सेक्शन 6 से सेक्शन 4, और यहाँ पर ही हम क्लाइंट को फंसाते हैं, निकालते हैं, ऐसे तरीकों से ही फेमा की एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी ट्रांजेक्शन पर डिसाइड हो जाती है। सेम चीज मैं बात करता हूं PROI के बारे में, बिल्कुल मिरर है। PROI ने अगर इंडिया में फॉरेन करेंसी रखनी है, अगर उसको इंडिया में फॉरेन सिक्योरिटी रखनी है, या उसको इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी रखनी है, तो इनहेरिटेंस है तो इनहेरिटेंस वाला बंदा PRI होना चाहिए, या फिर जब आप एक्वायर कर रहे हो तब आप PRI होने चाहिए, बाद में आप PROI होगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर RBI की एक क्लैरिफिकेशन है, वो मैं क्लैरिफिकेशन बता देता हूं। जैसे एक एग्जांपल देकर के RBI ने बताया कि एक व्यक्ति PROI है, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो गया PRI में, और अब उसके फॉरेन अकाउंट थे बैंकों के और के, तो क्या सर वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे, क्या वो सारे के सारे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे? तो कर सकते हो आप उनको कंटिन्यू, यानी आप जब अपना स्टेट चेंज कर रहे हो, PROI से PRI बन रहे हो, तो जो आपके अकाउंट्स है वो यूं के यूं चला लेंगे, उनको एक्वायर्ड मान लिया जाएगा, और एक्वायर्ड मानेंगे तो एक्वायर्ड के टाइम पे आप PROI हो, तो इसलिए वो आपको अलाउ कर दिए जाएंगे, वहां पर फेमा एप्लीकेबल नहीं करा जाएगा। सिमिलरली अगर आपने फॉरेन की प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम कमाई या कोई भी इनकम कमाई, और उस इनकम से आपने वहीं फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ठीक है, फिर इंडिया का कोई लेना देना नहीं है उस चीज के अंदर भी, तो वहां पर भी फेमा की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, वहां पर भी हम उसको कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। इसके बाद हम चलते हैं, जिस प्रकार करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में हमने पढ़ा था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल 2000, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए इन्होंने बनाया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रेगुलेशन 2000। रूल्स और रेगुलेशन में अंतर क्या है? रूल इसलिए है सर कि हमने सब कुछ अलाउ कर दिया, जो रूल में लिख दिया वो डिसअलाउ कर दिया, लेकिन रेगुलेशन क्या कहता है, कुछ भी परमिसिबल नहीं है। जब रेगुलेशन का मतलब ये हो गया कि जो हम बोलेंगे वो मानना है, बाकी कुछ आपको ट्रांजेक्शन परमिसिबल नहीं है। तो इसलिए इसमें भी 2 शेड्यूल बनाए गए, कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 शेड्यूल बनाए गए। एक शेड्यूल बोलता है कि PRI क्या क्या ट्रांजेक्शन कर सकता है, और एक शेड्यूल बोलता है कि PROI क्या क्या ट्रांजेक्शन कर सकता है। PRI कहाँ ट्रांजेक्शन करेगा? इंडिया के बाहर,
और PROI कहाँ ट्रांजेक्शन करेगा, इंडिया के अंदर। तो दोनों को ताकतें दे दी, दोनों को बता दिया कि भाई ये लिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन करने नहीं देंगे, इसलिए रेगुलेशन यूज किया। और वहां पर हमने क्यों यूज किया रूल, कि कुछ मर्जी कर लो, बस जो रूल बना दिए इसके दायरे में रह के कर लो। और रेगुलेशन किस लिए, कि कुछ नहीं करना, जो रेगुलेशन ने बोल दिया सिर्फ उतना करना है। तो ये एक डिफरेंस है रूल एंड रेगुलेशन का, बेसिक डिफरेंस जो हम आपको बता रहे हैं। तो पहले हम फटाफट से ये देख लेते हैं कि PRI क्या क्या ट्रांजेक्शन कर सकता है और PROI क्या क्या ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो PRI को बोलते हैं कि आप फॉरेन सिक्योरिटी लो, वहां पे फॉरेन करेंसी के लोन लो, वहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद लो, वहां पे गारंटी दे दो आप विदेश के अंदर किसी भी लोन की, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इंश्योरेंस करवा लो बाहर की किसी कंपनी से, हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब इंश्योरेंस क्लेम लोगे तो बाहर से पैसा आएगा। इसलिए मैं जोर दे के बोल रहा हूँ, PRI विदेश में इंश्योरेंस करवा सकता है, विदेश की इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले सकता है इंडिया की प्रॉपर्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, यानी कि PRI सिंपल एक चीज नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, वो नॉर्थ कोरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। कहाँ नहीं कर सकता, नॉर्थ कोरिया में। आपने देखा होगा वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है वो थोड़ा मोटा सा और थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर का माना जाता है। तो नॉर्थ कोरिया में आप इन्वेस्टमेंट आपकी बिना वॉइस नहीं अप्रूवल आ के रही नहीं है। कर सकते। एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो? यस यस, हेलो? यू आर ऑडिबल। हाँ, तो मैं बता रहा था PRI बाहर बाहर कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, कैपिटल अकाउंट नेचर की कोई भी कर सकता है, सिर्फ नॉर्थ कोरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। PROI वो भी इंडिया में कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, सिर्फ PROI इंडिया से इंश्योरेंस सर्विस नहीं ले सकता, क्योंकि बाहर कोई क्लेम देना पड़ गया तो इंडियन कंपनी तो लुट जाएगी। तो इसलिए इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज बाहर का इंश्योरेंस नहीं कर सकती। लेकिन PRI जो यहाँ का बंदा है वो बाहर इंश्योरेंस करवा सकता है, लेकिन जो बाहर का बंदा है PROI वो यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। बाकी सारी ट्रांजेक्शन सेम है, वो फॉरेन करेंसी ले सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वो किसी भी प्रकार की डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन कर सकता है, यहाँ की एंटिटी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। तो ये थे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के दो शेड्यूल, एक PRI के लिए है, दूसरा PROI के लिए है। और एक चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो 2.5 लाख की लिमिट थी PRI के लिए, वो इंडिविजुअल के केस में जो 2.5 लाख की लिमिट थी वो कैपिटल प्लस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन दोनों के लिए है। ये चीज को हमको ध्यान करके चलना है। अब हमारा एक मेजोरिटी पार्ट जो फेमा का था वो निकल गया है। अब छोटे छोटे से 2-4 चीजें बची हैं, उनको निपटा करके आज हम हमारे सेशन को विराम देते हैं। तो देखिए, यू आर नॉट। हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है? यस यस। तो अब हमारे थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेक्शन बचे हैं, हाथ ही निकल गया है, सिर्फ पूछ बाकी है। हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। सेक्शन 7 जो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज का है, वो ये सिंपल सी बात कहता है कि आपको एक एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपको भरना पड़ेगा। इसमें एक आजकल हम देखते हैं रोड टैप की एक हमारी रिटर्न भी जाती है, जो कि अभी 2025 से या 24 से आई थिंक शुरू की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो सेक्शन 7 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के दौरान हम भरते हैं। सेक्शन 8 रियलाइजेशन एंड रिप्रेटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, वो सिंपल सी बात कहते हैं जो PRI है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फॉरेन जो उसके पैसे हैं वो इंडिया में कैसे लेके आए। ठीक है, लेकिन इसमें PRI की कहाँ एग्जम्पशन दे रखी है कि कहाँ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। तो वो कहते हैं कि अगर पोजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी या कॉइन है, जो कि RBI की लिमिटेशन है, वहां तक फॉरेन करेंसी अकाउंट है आपके पास, फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट बिजनेस ट्रेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर RBI को स्पेसिफाई कर दे वो वहां तक आप रिप्रैक्टिशन और रियलाइजेशन तक के जिम्मेदार नहीं है, अदरवाइज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा। ऑथराइज पर्सन हम शुरुआत में ही हमारा सेक्शन 10 जो है कवर कर चुके हैं। सेक्शन 11 कहते हैं कंट्रोल पेनल्टी ऑन ऑथराइज्ड पर्सन। तो ऑथराइज पर्सन यानी कि जो डीलर है, जो मनी चेंजर है, जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, उसके ऊपर कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो भैया 10,000 रुपए तक की प्लस 2,000 रुपए पर डे तक की आपके ऊपर क्या है, लाइबिलिटी या पेनल्टी लगाई जा सकती है। फिर हमारे पास पेनल्टीज के सेक्शन आगे, सेक्शन 12 है, RBI को पावर देता है 13 पेनल्टी का, जो कि इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखेंगे। और फिर हम इनकी अपील वगैरह के बारे में भी देखेंगे। 12 से लेकर 19 तक ये वही डील करता है। तो देखिए ये जरूरी है हमारा एक लास्ट सेक्शन की पेनल्टीज क्या है सर फेमा एक्ट में। आपने बताया
कि ये ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, इस लिमिट में कर सकते हो, इस लिमिट में नहीं कर सकते हो, ये कैपिटल अकाउंट है, ये करंट अकाउंट है, यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। परंतु जो बदमाश लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम कानून को ना मानते, तो उन पे क्या कार्रवाई करी जाएगी, तो वो पेनल्टी सेक्शन 13 बताता है। और 13 का आंकड़ा है, 13 हर चीज में आप जहां देखोगे वहां पे आपको हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। एनी कॉन्ट्रावेंशन अंडर द फेमा में इनवाइट फॉलोइंग काइंड ऑफ पेनल्टीज। नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपकी अमाउंट जो है वो क्वांटिटी में क्वांटिफाइबल है, तो सीधा सा मतलब है 3 गुना उसका आप पेनल्टी दे दो। मतलब क्या सर? मतलब कि ये कि सर मेरे को पता था कि मेरी लिमिट जो है वो $50,000 की है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने खर्च कर दिया $60,000 और मैंने परमिशन नहीं ली, तो $60,000 क्वांटिफाइबल है। अब ये क्या कहता है, ऑफेंस के अगेंस्ट में अमाउंट क्वांटिफाइबल है तो 3 गुना पेनल्टी दे दो। 60 गुना में 3, डिफरेंस का 3 गुना नहीं मांग रहे, जितना आपने अमाउंट खर्चा अगर क्वांटिफाइबल है तो उसका 3 गुना दे दो। अब मान लो मैंने वहां पर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करा जिसको मैं मनी में नहीं कन्वर्ट कर सकता। मान लो मैंने वहां पर कोई गिफ्ट ले लिया, वहां पर कोई सोना चांदी मेरे को गिफ्ट मिला फॉरेन में, और जो कि यहाँ पे किसी प्रोविजन को बीच कर रहा था। तो अगर ऐसा कोई है तो वहां पर इन्होंने बताया कि आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है 2 लाख रुपए तक की। कहाँ तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है? 2 लाख रुपए तक की लगाई जा सकती है। और अगर ये कॉन्टिन्यूस नेचर का है तो पर डे लगेगी 5,000 फॉर एवरी डे। जहां से भी कॉन्ट्रावेंशन शुरू हुआ है तो पर डे आप 5,000 तक आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। If any person is found to have acquired any foreign exchange, foreign security or immovable property situated outside India involved in the contravention, क्योंकि हमने देखा ना कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप होल्ड करके रखना चाहते हो तो 2 ही कंडीशन थी, इनहेरिटेंस थी और दूसरी क्या थी, एक्विजिशन थी। और एक्विजिशन के टाइम पे आप पीआरओआई होने चाहिए, या इनहेरिटेंस मिल रहा है तो जिस पर्सन से मिल रहा है वो पीआरओआई होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रावेंशन हो गया तो क्या होगा? तो इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डीम्स फिट रिकमेंड फॉर द इनिशिएशन प्रोसिक्यूशन, तो यहाँ पर ईडी का काम चालू हो जाएगा। ईडी आपके केस की यहाँ पर इंक्वायरी करेगी और इसमें बचने के भी तरीके होते हैं। जैसे एक मैं स्मॉल एग्जांपल लेता हूँ, रिसेंट पास्ट में हमने एक क्लाइंट में देखा कि उसने फॉरेन में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी, खरीदी नहीं मतलब एक्वायर उसको मिली इनहेरिटेंस में। अब जो इनहेरिटेंस हुई थी वो फादर से हुई थी। फादर पीआरओआई होने जरूरी थे, यानी कि वो विदेशी होने जरूरी थे। उनका स्टेटस पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होना जरूरी था, यानी वो पीआरआई की कैटेगरी से बाहर होने चाहिए थे। डिपार्टमेंट बोलता है जी वो पीआरआई है, और आपने पीआरआई से फॉरेन अगर इनहेरिटेंस कर ली तो आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दी, आप ये काम नहीं कर सकते थे। अब जब केस के फैक्ट सामने आए तो ये समझ में आया कि उसकी जो मदर थी वो तो पीआरआई थी, और उसकी मदर ने पहले उसके फादर को दिया जो कि पीआरओआई है। डिपार्टमेंट कहता है हम पीआरआई मानेंगे क्योंकि स्पाउस ने अपने हस्बैंड को दिया, तो ऐसा कुछ नहीं था। पीआरओआई से आपको मिला है तो उसको किससे मिला है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें हमें नहीं जाना है, लो यहाँ पे साइलेंट है, आपको बेनिफिट मिलता है। तो उसने चाहे पीआरआई से लिया था चाहे पीआरओआई से लिया, आपको इनहेरिटेंस जिससे मिली है वो पीआरओआई होना जरूरी है। अगर वो पीआरओआई है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी फिर कॉन्ट्रावेंशन नहीं बनेगी। तो नंबर 3 ये कहते हैं इन एडिशन टू द पेनल्टी इम्पोज्ड, उसको इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है 5 साल, और उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये जो है ये पेनल्टीज हमारे फेमा के अंदर है। और ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑफिसर जो असिस्टेंट डायरेक्टर से नीचे का है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, यानी वो इनिशिएट नहीं कर सकता। मिनिमम असिस्टेंट डायरेक्टर ही क्या करेगा, इसको इनिशिएट करेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर छोटे लेवल के इंस्पेक्टर को या सुपरिटेंडेंट को ताकत भी दे सकता है, अप्रूव भी कर सकता है, ऑथोराइज कर सकता है, तो भी काम चल जाएगा। फिर अब बात आ जाती है सर कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो अपील का क्या सीन है। तो ये कहते हैं जी अपील आपको कितने दिनों में करनी है, 45 डेज में आपको अपील करनी है। जैसे ही आपके पास ऑर्डर मिल जाए, रिसीवेंट, पास नहीं रिसीव्ड, जब आपको मिलेगा तो वहां से 45 दिन में आपको करनी है। तो जैसे आप करोगे आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा और उसके बाद केस का डिसीजन लिया जाएगा। स्पेशल डायरेक्टर जो होता है वो उसके पास सिविल कोर्ट के
जज या ट्रिब्यूनल जितनी एक ताकत अपनी खुद की होती है। ठीक है, फिर अगर आप स्पेशल डायरेक्टर के भी ऑर्डर से ना खुश हो या ग्रीवेंस में हो तो आप एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, और एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास वैसे जनरली 90-180 डेज होते हैं, लेकिन आप अगर आपके पास ग्राउंड्स हैं डीले के तो भी वो आपकी अपील की सुनवाई कर सकता है। तो फेमा के ऊपर अगर मैं एक 2 लाइन में कंक्लूजन आपको दूं तो सिंपल सी बात यह है कि सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसने फेरा को रिप्लेस किया, आपको मोर लिबर्टी मोर फ्रीडम दी फॉरेन ट्रांजैक्शन करने की, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आप जैसे मर्जी कर सकते हो, और जो प्रोहिबिशन है वो रूल्स में लिख दी। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, जो रेगुलेशन में आपको परमिशंस दिए सिर्फ उतना कर सकते हो, और इसके अलावा हमने इसका अपील का और पेनल्टीज का भी साथ में देखा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को हम विराम देते हैं, और सीए संसार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया टू प्रेजेंट आवर सेशन, और ये जो ग्रेट सेशन है इसके लिए हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी करते हैं। सेकेंडली, अगर आपके कोई भी डाउट्स, क्लैरिफिकेशन, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कुछ भी हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उनका आंसर्स अपनी मेल आईडी अगर आप लिखेंगे तो मेल पर दे देंगे, तो या नहीं तो कमेंट में भी उनका आंसर दिया जाएगा। एंड अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि इसके ऊपर एक सेशन आना चाहिए, इसमें हमें मोर क्लैरिटी की जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल बेनामी एक्ट है जो कि चल रहा है, पीएमएलए है जो कि चल रहा है, तो उस पर भी भविष्य में आपकी अगर हमारे पास सजेशंस आएंगे तो हम उस पर भी अपना एक सेशन बना देंगे। आज के लिए धन्यवाद। ओवर टू द ऑर्गेनाइजर सेटलर। Thank you so much, sir. Such a wonderful you थैंक यू वेरी मच। explain. The way of your explaining is wonderful, and those थैंक who यू are वेरी मच। watching hope they are understand. And by the soon we will get to you again. And thank you so much again, sir. Thank you so much थैंक to यू वेरी giving मच। your valuable थैंक यू time. वेरी मच। ओके ओके।